कौमी यौम टीकाकारी के मौके पर 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम की हुई शुरुआत। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को दी जा रही है एहतियाती खुराक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की अहले शहरियों से टीकाकारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। कहा, कोविड टीकाकारी में भारत की कोशिशों में आज का दिन है बेहद अहम। पीएम ने कहा, टीकाकारी मुहिम में रियासती सरकारों का रहा है काबिल सताइश रोल। आप लीडर भगवंत मान ने लिया पंजाब के वजीर आला के ओहदे का हलफ। शहीद भगत सिंह के गांव खड़खड़काना में प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। इंतखाबी रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के 5 रियासतों सुदूरों से इस्तीफे की मांग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी इनिंग्स के खात्मे का किया ऐलान। उत्तराखंड रियासती कांग्रेस सदर ने भी दिया इस्तीफा। कांग्रेस के नाराज ग्रुप के निशाने पर है अहली कमान, आला कमान। कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर जिले में नौगाम इलाके में सिक्योरिटी दस्तों ने लश्कर के 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। दहशतगर्दों के खिलाफ हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम जारी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की आज अमेरिकी कांग्रेस से वर्चुअली करेंगे खिताब। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को $13.5 अरब से ज्यादा की सिक्योरिटी मदद मुहैया कराने वाले बिल पर किए दस्तखत। खवातीन एक रोजा क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से दी शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 32वें ओवर में 6 विकेट खोकर 136 रन बनाकर भारत के जरिए दिए गए हदफ को किया हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। कौमी टीकाकारी दिन के मौके पर 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड मुखालिफ टीके लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। इस उम्र के बच्चों को सिर्फ कार्बीवैक्स टीका लगाया जा रहा है। कार्बीवैक्स टीके को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने तैयार किया है। टीके लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से ऑनलाइन या टीका मराकिज पर पहुंचकर करवाया जा सकता है। मरकज ने इस बारे में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और मुंतजमीन को तफसीली रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क में 60 और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आज से कोविड मुखालिफ एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। आपको की लाजमियत खत्म कर दी गई है। अब कोई भी बुजुर्ग शहरी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक ले सकता है। कोविड के दूसरे टीके के 9 माह मुकम्मल होने पर एहतियाती टीका लगाया जाएगा। भारत की कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम गुज़िश्ता बरस 16 जनवरी को सेहत कारकुनान और फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के साथ शुरू हुई थी। काबिल जिक्र है कि 95% से ज्यादा अहल लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 80% अहल आबादी की मुकम्मल टीकाकारी की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 बरस के उम्र के बच्चों से कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगवाने की पुरजोर अपील की है। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज कहा कि आज का दिन बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अब 12 से 14 बरस के बच्चे कोविड टीकाकारी के लिए अहल होंगे और 60 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में कई टीके तैयार किए गए हैं और हुकूमत ने जायजा लिए जाने के बाद दीगर टीकों की भी इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस वबा से लड़ने में बेहतर पोजीशन में है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि टीका मैत्री प्रोग्राम के तहत कई ममालिक को टीके भी भेजे गए। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क ने कोविड के खिलाफ आलमी सतह पर लड़ाई जीती है। उन्होंने लोगों से कोविड से मुताल्लिक़ रहनुमा खतूत पर बाज़ाब्ता अमल करने की तलक़ीन भी की। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सिविल अस्पताल में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन की सहूलत और 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए एहतियाती खुराक की सहूलत का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में मुल्क कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। योगी ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना काबू में है।
और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सबको होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार हमारे शानदार सकाफती विरसे की अलामत है। ये त्यौहार पूरे मुल्क को समाजी हम आहंगी, इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने बताया कि होली पर 17 मार्च को ऐवान का इजलास मुलतवी रहेगा ताकि अरकान असेंबली भी अपने इलाके के लोगों के दरमियान जाकर त्यौहार मना सके। रंगों के उत्सव होली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और पूरे देश को सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी रोजगार पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक हमने 3,44,646 नौकरियां दी हैं। वजीर रेल ने कहा कि हमारी हुकूमत इंतहाई हसास हुकूमत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमेशा से एम्फेसिस रहा है और विशेषकर रेलवे में 2009 से 14 में रेलवे में मात्र 2,42,709 नियुक्तियां की गई थी। 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी 3,44,646 नियुक्तियां की हैं, 3,44,646। साथ ही साथ 1,40,713 वैकेंसीज पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वन नेशन वन राशन पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ इस स्कीम को नाफिज किया है बल्कि हम इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि इस स्कीम का फायदा जरूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं। हमने इसकी लगातार ऑडिट की भी प्रणाली रखी है। अलग अलग तरीके से इसको हम जमीनी स्तर पर कैसे लागू हो रहा है इसका ऑडिट भी करते हैं और पिछली एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिपेंडेंट पार्टी को जब ऑडिट किया करने का काम दिया तो लगभग 94% बेनिफिशियरीज तक ये सीधा पहुंच रहा है, इसका अनुमान उस रिपोर्ट में आया और उसमें जो और चीजें सुझाव के रूप में भी आई। सरकार पूरी तरीके से सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है और पूरी तरीके से संकल्पित है और मेरा मानना है कि ये शायद एक सबसे सफल योजना रहे वन नेशन वन राशन कार्ड की, जिससे देश में लगभग आज 60 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। मगरबी बंगाल में वन नेशन वन राशन पर मरकजी वजीर ने कहा कि इससे कबल मगरबी बंगाल ने एक तवील अरसे तक वन नेशन वन राशन की मुखालफत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उन्होंने इस पर अमल दरामद किया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि किसी मुस्तहिक को राशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मुल्क में कहीं से भी कोई भी मुस्तहिक राशन हासिल कर सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ हमने इस मंसूबे को बहुत आसान बना दिया है। West Bengal for a very long time resisted joining the One Nation One Ration Card scheme for a variety of reasons. But after the Supreme Court verdict came recently, I am happy to share with you that West Bengal has also joined that scheme. They have also done the Aadhaar linkage of all the beneficiaries under the scheme, and there is no question, there is no power on earth which can stop the beneficiaries in your district from also getting the benefit of One Nation One Ration Card. So it's not only Pravasi Mazdoor or the migrant labor, anybody, even within the state of West Bengal, if you are probably eligible or you are registered in one village, if you are traveling to some other village, you can take it within the state also in any village. और आम आदमी पार्टी की कानून साज जमात के रहनुमा भगवंत मान ने पंजाब के 17वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
हलफबरदारी की तकरीब के दौरान खटकड़ कला मुकम्मल तौर पर बसंती रंगों में रंगा हुआ था। भगवंत मान की अपील के मुताबिक लोग बसंती रंग की पगड़ियां पहनकर वहां पहुंचे। जारी तकरीब पर 3 स्टेज तैयार किए गए थे। एक स्टेज पर पंजाब के 9 मुंतखब अरकान असेंबली, दूसरे पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली हुकूमत के कई वुज़रा और अरकान असेंबली मौजूद थे। केजरीवाल समेत स्टेज पर मौजूद तमाम लीडरों ने बसंती रंग की पगड़ियां पहन रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान की हलफबरदारी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए ट्वीट पैगाम में कहा कि भगवंत मान जी को पंजाब के वज़ीर आला का हलफ लेने पर मुबारकबाद। पंजाब की तरक्की और रियासत के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि अपने ही मुल्क में अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कश्मीरी पंडितों की कुर्बानी नाकाबिले बर्दाश्त, दर्द और जदोजहद के हक़ाइक़ इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया के सामने आए हैं, जो कि एक बहुत ही काबिल सताइश कोशिश है। द कश्मीर फाइल्स सच्चाई की इंतहाई दिलेराना नुमाइंदगी है। ऐसी तारीखी गलतियां दोहराई नहीं जा सकेंगी। इस सिमत में ये मुआशरे और मुल्क को बेदार करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगी। ये फिल्म बनाने के लिए मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म में अदाकारा पल्लवी जोशी ने रोल अदा किया है। डीडी न्यूज के प्रोग्राम 2-2 के दौरान पल्लवी जोशी ने दूरदर्शन के साथ अपने इब्तिदाई दिनों को याद किया। उन्होंने कौमी नशरियाती इदारे के प्रोग्रामों की सताइश की। दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से बात कर पा रही हूँ, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के धारावाहिकों के दर्शक आपको भूले नहीं है, कभी भूल नहीं सकते। तो मैं समझती हूँ कि जो सारा बेहतरीन काम मैंने किया है, फिर चाहे वो मृगनयनी हो या एक कहानी हो या आरोहण जो मैंने सीरियल खुद बनाया था, वो सब दूरदर्शन के लिए किया था। और दूरदर्शन पे बहुत अच्छी कथाएं तब आया करती थी, बहुत प्रोग्रेसिव महिलाएं हमको दिखती थी। ये जब से डेली सोप शुरू हुए और जब से प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, टेलीविज़न का कुछ और ही रूप बन चुका है। और 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस हाईकमान पर हमला तेज हो गया है। पार्टी के नाराज लीडरान मुसलसल गांधी खानदान पर जारहाना रुख इख्तियार कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर कपिल सिब्बल जैसे लीडर शामिल हैं। इस दौरान पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने शिकस्त की जिम्मेदारी तय करते हुए पीसीसी सुदूर से इस्तीफे का मुतालबा किया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान राज्यसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सदर कोई भी कदम उठा सकती हैं। ये जो वर्किंग कमेटी में डिसीजन हुआ था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा कोई भी एक्शन ले सकती है और वो पार्टी में जो कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए वो एक्शन लिए हैं। इसीलिए वो सभी 5 जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। ये अच्छी बात है, आई वेलकम दिस। और कोई दूसरे राज्य में भी जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी के नाम से वहाँ पर बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन लेंगे। और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तसादुम में अब तक कुल 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद समेत इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद हुआ है। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से है। 10 दिन पहले खुनमु के सरपंच समीर अमर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें तीनों टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था।
ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर, और दूसरा साकिब है तांत्रे सोपियन का, तीसरा मोस्ट वाली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोवा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI जो PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के गुलसर और कशलसर झीलों का अहिया करने में श्रीनगर जिला इंतजामिया की काविशों की सताइश की है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मिशन जल थल के तहत झीलों की साफ सफाई के लिए लोगों की शिराकतदारी की तारीफ की। मिशन जल थल श्रीनगर में एक अवामी तहरीक है और ये झीलों और तालाबों की अजमत को बहाल कर रहा है। अवामी शिराकतदारी के अलावा कसलसर और गुलसर झील के अहिया में टेक्नोलॉजी का भी अहम किरदार है। इस ज़िम्न में बेजा तसर्रुफ हटाने के लिए सर्वे किया गया और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ तहरीक चलाई गई। दूसरे मरहले में आबी ज़खायर और 19 झरनों के अहिया की कोशिशें भी की गई। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो इन्हीं झीलों का पानी खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज कल के लोग भी अपनी खेतियों को सिंचाने के लिए ये आबी ज़खायर इस्तेमाल करते हैं और अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ने एक अहम कदम उठाया है इन आबी ज़खायर को बचाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ ये अवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन आबी ज़खायरों को तहफ़्फ़ुज़ दे। किसी भी किस्म का कोई भी वाटर बॉडी या कोई भी जैसे वेटलैंड होते हैं, लेक्स होते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको साफ़ रखें। हमारी लाइफ का, हमारे एनवायरनमेंट का एक अहम पार्ट होता है। इसके बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इन वाटर बॉडीज़ को, चाहे वो वेटलैंड हो, लेक हो या कोई भी वाटर बॉडी हो, हमें इनको साफ़ रखना चाहिए, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, नो फॉरेस्ट नो फूड, या इसमें भी ऐसा ही होता है। जो मन की बात हुई उसमें मोदी साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इन्हीं 2 झीलों का जिक्र किया और ख़ास तौर पर मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने 19 जो यहाँ चश्मे हैं उनका जिक्र किया, जो कि अब पूरी तरह से बंद है और उनमें हज़ारों नहीं लाखों लीटर पानी रोज़ का निकलता था, लेकिन वो भी बंद हो गया। यहाँ से ही वो गंदा पानी उसमें जाता था। और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत हुकूमत हिंद ने मुल्क की पंचायतों को वायरेंट पंचायतें बनाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्मार्ट विलेज के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के सिमत में एक अहम पहल की है, जिसमें 18 महकमों के 29 मज़ामीन चुने गए हैं। इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे OP यादव ने देही तरक्की और पंचायती राज के मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में राजधानी दिल्ली में उन्होंने वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में कई तरह के मुद्दे सामने आए, जिनको लेकर पंचायतों को सशक्तिकरण करके ग्रामीण भारत की स्थिति में सुधार करने के कई आयाम स्थापित हुए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। आपका भी एक जो दृष्टिकोण हमेशा रहता है पंचायतों के जरिए ग्रामीण भारत को सशक्त करना, किस तरह देखते हैं जो मुख्य मुख्य आयाम आपके सामने आए हैं? अब हम पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत के कई आयाम हैं। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है, जिसमें हमने 9 पैरामीटर को लिया है। जो ग्रामीण आबादी है उसको किसी न किसी तरह से संस्थागत विकास के जरिए जोड़ना आपका लक्ष्य रहा है, तो भविष्य में किस तरह पंचायतें सशक्त होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन करके एक स्कीम लाया, जो 300 क्लस्टर में, अब वो 25,000 से 50,000 की आबादी पर वो पंचायत 5 भी हैं, 7 भी हैं, 3 भी हैं, तो वो पंचायत रहेगा आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया स्मार्ट विलेज, स्मार्ट एग्रीकल्चर। इन स्मार्ट तकनीक्स में किस तरह हम देखते हैं नए भारत की संकल्पना 2047 का, जो प्रधानमंत्री जी का आज़ादी का 100 साल मनाएंगे उस वक्त का? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा खास करके अमृत महोत्सव है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम वाइब्रेंट पंचायत कहते हैं, वो अमृत महोत्सव के समय जो हमने कल्पना की है गांव की पंचायत की, वो हम दिखा सकें। 18 विभाग और 29 विषय आप लेके चल रहे हैं। ये 18 विभाग 29 सब्जेक्ट जो गांव के अंदर काम करता है। अब उसकी मॉनिटरिंग
पंचायत भवन में हो। अब ये आज हमने यही कहा है, प्रत्येक राज्य 25% पंचायतों में कन्वर्जन के द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके इस काम को करे। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि शहरों की तर्ज पर गांव में समानांतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए न केवल वो लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि पंचायतों के जरिए ग्रामीण आबादी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं लागू करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वर्चुअली तौर पर अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। ज़ेलेंस्की का खिताब इस माह दूसरी बार अमरीकी कानून साजों के सामने होगा। ज़ेलेंस्की ने इस माह के शुरू में हाउस और सीनेट के साथ वीडियो के जरिए बात की थी और ज़्यादा फौजी इमदाद की दरख्वास्त की थी। इस बार पहली बार उन्हें अवामी सतह पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वहीं अमरीकी कानून साजों ने कहा, हम हाउस और सीनेट में सदर ज़ेलेंस्की के खिताब का खैर मकदम करने और यूक्रेन के अवाम को अपनी हिमायत देने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि वो बहादुरी से जमहूरियत की हिफाजत कर रहे हैं। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के दरमियान अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को माली इमदाद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को $13.6 बिलियन की इमदाद देने का फैसला किया है। बाइडेन ने मंगल को एक बिल पर दस्तखत किए जिसमें यूक्रेन के लिए $13.6 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद शामिल है। व्हाइट हाउस ने मंगल को तस्दीक की कि बाइडेन नेटो रहनुमाओं से मुलाकात के लिए अगले हफ्ते ब्रसल्स जाएंगे और यूक्रेन को अमरीकी फौजी और सिक्योरिटी इमदाद से मुताल्लिक मालूमात का इश्तराक करेंगे। कीव ने रूसी हमलों के बाद मुश्किल और ख़तरनाक हालात के दौरान मंगल की रात से 36 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्फ्यू मंगल की रात से शुरू हुआ और फौजी कमान के फैसले के मुताबिक जुमेरात तक नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के तहत यूक्रेन के दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द नकलो हरकत पर खुसूसी इजाज़त के बगैर पाबंदी है। लोगों को सिर्फ पनागाहों में जाने के मकसद से बाहर जाने की इजाज़त है। कीव ने 26 फरवरी को भी इसी तरह का कर्फ्यू नाफिज किया था जब मॉस्को ने हमला शुरू किया था। यूक्रेन से कई पनाहगुज़ीन पड़ोसी ममालिक में जा रहे हैं। वो अब दुरुस्त कागजात के साथ मसाइल का सामना कर रहे हैं और वो मुतबादिल इंतजामात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दूसरे ममालिक जा सकें। हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में सिफारत खाने में मौजूद लोगों से बात की और वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तकरीबन 3 सप्ताह हो चुका है और जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। यूक्रेन में जो है लगातार, और इस वक्त हम मौजूद हैं यूक्रेन के एम्बेसी में जो कि रोमानिया के बुखारेस्ट में है। इस एम्बेसी के बाहर जो इस युद्ध के दौरान जिन नागरिकों की मौत हुई है उनकी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में उन्हें जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, किस तरीके से उनके लिए जो कैंडल जलाए जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पर आने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। रोमानिया हो, पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो या फिर हंगरी, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तकरीबन 27 लाख से ज्यादा लोग जो है वो वहां से निकल चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर जो रोमानिया के अंदर है, यहाँ भी बड़ी तादाद में यूक्रेन से वो लोग पहुंच रहे हैं जिनके पास या तो पासपोर्ट लाना वो भूल गए या फिर छोटे बच्चे हैं जिनका कि पासपोर्ट नहीं बचा, लेकिन अब उन्हें या तो रोमानिया में या फिर कहीं बाहर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे युद्ध की परिस्थिति में उनके पासपोर्ट पे स्टाम्प नहीं लगा या फिर वीजा नहीं लगा। जो भी यहाँ पर संगठन है, रोमानिया गवर्नमेंट है, वो भी इनकी पूरी मदद कर रही है। हर कंट्री में जहाँ भी ये जाना चाह रहे हैं उन देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ मदद कर रहे हैं। आप साथ में देख सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कि पासपोर्ट जो है या फिर स्टाम्प जो है उसके लिए ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हैं। अब इन लोगों को इंतजार है कि इनको जल्द से जल्द पासपोर्ट मिले और उसके बाद उस पर जो है मुहर लगे और ये यहाँ से कहीं दूर रोमानिया के लिए या फिर किसी और देश पहुँच सके। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बुखारेस्ट, रोमानिया।
और चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। मुल्क के शुमाल मशरक में चलन से लेकर जुनूब में क्वांग, दोंगतंग और ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस खत्ते के लाखों लोग लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा है कि मुल्क में कोविड वबा की सूरत हाल पेचीदा हो गई है और इस पर काबू पाना मुश्किल है। चीन में 1 मार्च से 14 मार्च तक 15,000 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इन्फेक्शन के बाद कई शहरों और सूबों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। चीन में कोरोना मामलात की कुल तादाद 1,22,000 से ज्यादा है। कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 4,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से मंगल को चीन की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप में आज इंग्लैंड ने टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से दिया गया 135 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 31.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से कप्तान पैथर नाइट ने 53 रन बनाए, जबकि नेट स्क्वायर ने 45 रन बनाए। मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी के सामने भारत की पूरी टीम 134 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की जानिब से ओपनर स्मृति मंधाना ने 35 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 33 रन का ताउन दिया। झूलन गोस्वामी ने 20 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 14 रन की इनिंग्स खेली। भारत के 7 बल्लेबाज डबल फिगर को भी न छू सके। यास्तिका भाटिया ने 8 और कप्तान मिताली राज सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हो गईं। इंग्लैंड की जानिब से चार्ली डेन ने 4 विकेट लिए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।